Hello students, myself Pankaj Sharma from Praxis Vidyapeeth Hodoli Basti. Today's our topic is punctuation. Punctuation, this is a very important topic for you. For the writing and speaking. Without punctuation, you never be able to do it properly. तो what is punctuation? Punctuation होता क्या है? First of all, we will discuss. Punctuation separates one sentence from another sentence, or one part of the sentence from another part of the sentence by some stops, some points and some marks, so that the meaning of sentence must be clear. जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो कुछ मार्क्स का प्रयोग करते हैं, कुछ पॉइंट्स का प्रयोग करते हैं, कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं? हिंदी में विराम चिन्ह बोलते हैं. क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह बोलते हैं. और सही विराम चिन्हों के माध्यम से एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से अलग करना, या एक ही सेंटेंस में अलग अलग पार्ट होते हैं, एक ही सेंटेंस में कई पार्ट होते हैं, उन पार्ट्स को अलग करना, जिससे कि उस सेंटेंस की मीनिंग जो वक्ता कहना चाह रहा हो या राइटर लिखना चाह रहा है वो पूरी मीनिंग क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए. तो पंक्चुएशन इसे कहते हैं. मैंने यहाँ डेफिनेशन भी लिखा, द राइट यूज ऑफ स्टॉप्स इन द सेंटेंस इज कॉल्ड पंक्चुएशन. जो स्टॉप्स के सही यूज जब किसी सेंटेंस में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन बोलते हैं. शुद्धिकरण, सही होना. इसके लिए हम कुछ मार्क्स का, कुछ चिन्हों का उपयोग करते हैं. यहाँ मैंने वो लिस्ट दिया है, पहले इसको देख लेते हैं, इसके बाद एक एक पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे. सबसे पहला फुल स्टॉप. फुल स्टॉप आप लोग जानते हो, हिंदी में इसे पूर्ण विराम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम. दूसरा कॉमा. फुल स्टॉप का चिन्ह एक छोटी सी बिंदी होती है. कॉमा नीचे की तरफ ये कॉमा लगेगा, इसको हम बोलते हैं अल्प विराम. पूर्ण विराम और अल्प विराम. इसके बाद देखिए इन्वर्टेड कॉमास. ये इन्वर्टेड कॉमास इस तरफ से जब लेफ्ट साइड में लगता है तो इसका मुंह नीचे की तरफ, फेस, और जब राइट साइड में वो होता है तो ये डबल कॉमास की तरफ लगाए जाते हैं. क्वेश्चन मार्क्स, इसके बारे में आप लोग परिचित हो. एपोस्ट्रोफे. एपोस्ट्रोफे यानी ऊपर की तरफ. देखिए कॉमा और एपोस्ट्रोफे में अंतर क्या है? कॉमा नीचे लगता है और एपोस्ट्रोफे ऊपर लगता है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वर्ड के साथ. फिर सेमीकोलन. सेमीकोलन जो है ऊपर एक बिंदी, नीचे कॉमा. एक्सक्लेमेशन मार्क, एक लाइन और उसके नीचे एक बिंदु होता है. हाइफन और डैश. हाइफन छोटा होता है और डैश थोड़ा सा बड़ा होता है. फिर कॉलम, दो बिंदियां होती हैं, और पैरेंथेसिस या जिसे हम कामा बोलते हैं. इतने पॉइंट्स हम अक्सर यूज करते हैं सही तरीके से सेंटेंस को लिखने और बोलने के लिए. स्पेशली लिखने के लिए. बोलने के लिए तो आप बोलिए, लेकिन बिना इनके यूज के. जहां ये पॉज कर, जहां आप बोलते समय कोई चीज पॉज करते हो, इसका मतलब वहां पे कोई न कोई मार्क्स है. तो आज स्टूडेंट्स हम ये दो टॉपिक लेंगे, सिर्फ इस दो टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे. फिर नेक्स्ट लेक्चर में अन्य टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे. अब ये पता लग गया आपको 11 पॉइंट्स हैं ऐसे जो जिनके माध्यम से हम सही तरीके से लिख सकते हैं और सही तरीके से बोल सकते हैं. अब सबसे पहले लेते हैं हम फुल स्टॉप.
फुल स्टॉप, इसका मार्क ये होता है, ये फुल स्टॉप होता है। आप फुल स्टॉप यूज भी करते हो, लेकिन राइट यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगा, स्पेशली 10th क्लास स्टूडेंट्स 9th एंड 10th 11th एंड 12th में 2 नंबर के क्वेश्चन स्पेशली इस पंक्चुएशन से आते हैं। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स इसमें होते हैं और ये चिन्ह होते हैं। तो इन चिन्हों का सही उपयोग हम फुल स्टॉप कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहला ये यूज कैसे होगा, इन assertive and imperative sentence। assertive and imperative sentence, बल्कि यहां पे आप ऐसे कीजिए, in the last of assertive and imperative sentence। फुल स्टॉप का यूज कहाँ होता है, कन्फर्मली assertive sentence और imperative sentence के लास्ट में फुल स्टॉप का यूज होगा ही होगा। जैसे कांति will sing a song, ये कैसा सेंटेंस, असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस के बारे में आपको पता होगा, नेगेटिव और अफर्मेटिव बोथ सेंटेंस आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस जिससे ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रपोजल ये चीजें प्रकट हो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल, ये मैंने असर्टिव में लिखा और यहाँ पे मैं इंपरेटिव लिख रहा हूँ कि योर सीट। ये असर्टिव सेंटेंस है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो असर्टिव एंड इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का यूज होता है। ओके, दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर कोई नाम हो, हस्ताक्षर हो, उसका जो छोटा रूप होता है, जैसे किसी का बड़ा नाम है, जैसे मैं यहां लिख दूं राकेश कुमार श्रीवास्तव, राकेश कुमार श्रीवास्तव। अब ये तो बड़ा उसका पूरा का पूरा नाम है, लेकिन अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, RK श्रीवास्तव। अब यहां पे देखो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म के तुरंत बाद क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। आने बात समझ में। उसी तरह से जैसे आपने लिखा MK गांधी, मोहनदास MK गांधी, तो ये एक तो ये हुआ असर्टिव एंड इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में। दूसरा, किसी भी साइन जो होते हैं, हस्ताक्षर जो होते हैं, अगर उनका शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है तो उस शॉर्ट फॉर्म में जो सिंगल लेटर लिखा जा रहा है उसके तुरंत बाद आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप का यूज करेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट, किसी चीज का जो एब्रिविएशन होता है, एब्रिविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म, यानी संक्षिप्त रूप। क्या है, संक्षिप्त रूप। जैसे आपकी किसी भी चीज का संक्षिप्त रूप, जैसे आपने कहा MA, ये संक्षिप्त रूप है किसका, इसका मतलब क्या हो, मास्टर ऑफ आर्ट। आपने कहा BA, बैचलर ऑफ आर्ट। आपने लिखा MP, मेंबर ऑफ
पार्लियामेंट, ये एब्रिविएशन है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एब्रिविएशन क्या हुआ? एमपी। आपने लिखा MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अगर एब्रिविएशन फॉर्म किसी भी चीज का, तो उनके प्रत्येक अक्षर के साथ, प्रत्येक लेटर के साथ, ईच एंड एवरी लेटर मस्ट कंटेन द मार्क ऑफ फुल स्टॉप। ओके, तो फुल स्टॉप के लिए इतनी चीजें आपको याद रखनी होंगी कि कहां कहां आप यूज करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। इन द लास्ट ऑफ असर्टिव एंड इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, दूसरा, किसी भी सिग्नेचर या नाम के शॉर्ट फॉर्म के साथ, और जो भी एब्रिविएशन हो किसी भी चीज का, तो उसके साथ भी हम क्या करते हैं? फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो ये पहला टॉपिक फुल स्टॉप में सिर्फ इतना है। दूसरा टॉपिक जो कॉमा है, कॉमा में हमको बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसका उपयोग सेंटेंस के अंतर्गत आता है। सेंटेंस के, ये तो सेंटेंस के बाद यूज होता है, ध्यान रखना। सेंटेंस के बाद यूज होता है, ये आप लोग जान रहे होंगे, लेकिन किस सेंटेंस के बाद यूज होता है ये अभी आपको पता लगा। लेकिन ये जो इन्वर्टेड कॉमास है, ये सॉरी कॉमा है, ये कॉमा जो है ये सेंटेंस के अंदर प्रयोग होते हैं, उस पे बात करते हैं कॉमा में। कॉमा, और कॉमा कहां भाई मैंने बताया था? नीचे लगेगा। ये इसका चिन्ह है। अब सबसे पहला यूज कहां होता है? अगर एक ही सेंटेंस में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के 2 से 3 या उससे अधिक भाग हो, तो एक तरीका आप करते हो एंड से जोड़ देते हो, लेकिन अगर 2 होंगे तो एंड से जोड़ देंगे आप। लेकिन अगर 2 से अधिक होंगे तब क्या करेंगे? तब 2 बार एंड आप नहीं लगाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप कॉमा का प्रयोग करेंगे। जैसे ये सेंटेंस आपके सामने है, आई वांट टू बाई ए पेंसिल a pen, a notebook, and some paper. अब यहां पे देखिए इस सेंटेंस में, आई वॉन्ट टू बाई अ पेंसिल, अ पेन एंड नोटबुक, सम पेपर। ये जो सेंटेंस आपके सामने है एकदम पूरी तरह से रॉन्ग है। कैसे? यहां पे देखिए वो क्या खरीदना चाहता है, जितनी चीजें यहां से लेकर के यहां तक की चीजें खरीदना चाहता है, और इसमें ऑब्जेक्ट अलग अलग है। अगर 2 ऑब्जेक्ट होते तो आप बीच में एंड लगा देते, लेकिन 2 से अधिक ऑब्जेक्ट है, 2 से अधिक चीजें हैं। ऐसी स्थिति में ये सब क्या नाउन है? एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं पहले स्टार्टिंग के और लास्ट और सेकंड लास्ट के बीच में एंड का यूज कर देते हैं। अब ये सेंटेंस आपका सही हुआ, आई वॉन्ट टू बाई अ पेंसिल, अ पेन, अ नोटबुक एंड सम पेपर। आई बात समझ में? फिर दूसरा, ये एक एग्जांपल और लेते हैं। सी इज इंटेलिजेंट ऑनेस्ट
ट्रूथफुल, हार्ड वर्किंग। अब देखिए यहां पे एक ही व्यक्ति के बारे में कई चीजों को बताया गया है। यहां पे तो नाउन का यूज हुआ, यहां पे एडजेक्टिव, कितने एडजेक्टिव, इंटेलिजेंट है, ऑनेस्ट है, ट्रूथफुल है, हार्ड वर्किंग, और एक किसकी विशेषता है, सी की। ऐसी स्थिति में यहां कॉमा और यहां पे क्या लगेगा, है। आ रही बात समझ में? यानी लास्ट के जो दो चीजें होंगी उनके बीच में एंड का यूज करेंगे, लेकिन उसके पहले की अन्य चीजों के साथ हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। समझ में आ गया होगा? अब कॉमा का दूसरा यूज, अगर दो शब्दों के जोड़े दिए गए हो, अभी मैंने क्या बताया कि अगर केवल दो हैं तो एंड से जुड़े होते हैं, एंड से उनको जोड़ा जाता है। लेकिन दो दो शब्दों के कई जोड़े भी अगर दिए गए हो, कई कपल दिए गए हो, तो ऐसी स्थिति में उन कपल्स को अलग करने के लिए भी हम कॉमा का यूज करते हैं। जैसे ये सेंटेंस आपके सामने है, ऑल पीपुल, ऑल, ये प्रिंसिपल वर्ड हो गया इस सेंटेंस में, जो सेंटेंस में लिखने जा रहा हूं। रिच एंड पुअर, रिच एंड पुअर, हाई एंड लो, यंग एंड ओल्ड, will die one day, will die one day। अब इस सेंटेंस को देखो कि यहां से यहां तक का जो पार्ट है ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, ऑल पीपल। तो ऐसी स्थिति में ऐसे भी कर, ऑल पीपल विल डाई वन डे, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऑल पीपल को अलग अलग डिफाइन किया गया है, इसलिए इन जोड़ों को आपस में एक दूसरे से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमास का यूज करते हैं। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, आफ्टर absolute phrase in a sentence। absolute, अब यहां पे एक चीज समझना ये है, absolute phrase क्या होता है। phrase का मतलब आप लोग जान ही रहे हो, सेंटेंस का एक पार्ट होता है, कभी कभी ये कंप्लीटर देता है, कभी कभी इनकम्प्लीटर देता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट फ्रेज। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि सेंटेंस में ऐसा पार्ट जो अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखे, मतलब एक हद तक अपनी मीनिंग देने में सक्षम हो, उसे एब्सोल्यूट फ्रेज बोलते हैं। जैसे आपके सामने द मैच बीइंग ओवर, मैच बीइंग over, all the spectators went home, all the went home। अब देखो इस सेंटेंस में दो फ्रेज का यूज हुआ है, एक फ्रेज यहां तक है और एक फ्रेज यहां तक है, ये दोनों मिल करके एक सेंटेंस बना रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि मैच
ओवर होने के कारण, यानी मैच ओवर हो गया, ऑल द स्पेक्टेटर्स वेंट होम, सारे स्पेक्टेटर्स घर चले गए। अब ऐसी स्थिति में ये जो सेंटेंस है, ऑल स्पेक्टेटर वेंट होम, सभी स्पेक्टेटर्स घर चले गए, और द मैच बीइंग ओवर, तो ये द मैच बीइंग ओवर यानी ये अपना एक स्वतंत्र दे रहा है ना कि मैच खत्म हो गया, तो ये एब्सोल्यूट हुआ। ऐसी स्थिति में ऐसे फ्रेज के तुरंत बाद क्या करते हैं, हम कॉमो का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल, द सन हैविंग राइजन, darkness appear, the sun having risen, सूर्य उगा, देखिए कंप्लीटर दे रहा है, the darkness disappeared, अंधेरा गायब हो गया, यानी ये क्या हुआ, एब्सोल्यूट फ्रेज हुआ। और जब एब्सोल्यूट फ्रेज हुआ तो इसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, कॉमा। चौथे पॉइंट पे आते हैं कॉमा के। टू डिवाइड नाउन इन नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस क्या होता है, जब किसी नाम को संबोधित किया जाए। जैसे आपके क्लास में, आप क्लास में बैठते हो और आपका नाम लेकर के आपके टीचर बोलते हैं कि संतोष खड़े हो जाओ, तो संतोष कहने के बाद टीचर थोड़ा सा रुके, तो यहाँ पे जो संतोष वर्ड है, जो नाउन है, ये नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है, यानी संबोधन। क्या है, संबोधन है। और इस संबोधन वाले नॉमिनेटिव एड्रेस को अलग करने के लिए भी हम कॉमास का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए अशोक ब्रिंग माई पेन। अब यहां पे अशोक जब आप बोल रहे हो तो ये नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है, और यहां पे एक पॉज हो रहा है, अशोक ब्रिंग माई पेन, तो यहां पे क्या लगेगा, कॉमा। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे इन केस इन अपोजिशन, फॉर नाउन। केस इन अपोजिशन क्या होता है, व्हाट इज द केस इन अपोजिशन, यानी एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए कोई दूसरा शब्द भी इस्तेमाल हो, तो ऐसी स्थिति में जब दोनों साइड बाय साइड एक साथ यूज होते हैं तो उन्हें हम केसी अपोजिशन कहते हैं। एग्जांपल से इसको समझते हैं, जैसे राम सन ऑफ दशरथ, किल्ड रावण। अब ये सेंटेंस देखिए, राम, और इस राम के लिए फिर एक व्याख्या दे दी गई है, सन ऑफ दशरथ। तो अब ये राम और सन ऑफ दशरथ क्या हो गए, केस इन अपोजिशन, दो नाउन एक साथ, जो एक ही व्यक्ति या वस्तु की तरफ इंडिकेट करे। जब दो नाउन एक साथ आए, एक ही व्यक्ति या वस्तु की तरफ इंडिकेट करें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, केस इन अपोजिशन। और इस केस इन अपोजिशन को एक दूसरे से अलग करने के लिए
दूसरा जो वर्ड है उसके दोनों तरफ हम क्या करते हैं, कॉमास का यूज कर देते हैं। आ रही बात समझ में? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो सेंटेंस का प्रिंसिपल क्लास होता है, जब एक सेंटेंस में एक से अधिक क्लास आ जाए तो प्रिंसिपल क्लास को अन्य क्लासों से अलग करने के लिए, अन्य क्लासेस से अलग करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, ड्राइंग हिज स्वॉर्ड, द hunter killed the lion। अब ड्राइंग इज शॉर्ट, द हंटर किल्ड लायन, द हंटर किल्ड लायन क्या हुआ, ये प्रिंसिपल क्लास हुआ। और इसको अन्य क्लास से अलग करने के लिए हमने क्या किया, कामा का यूज किया। इसके बाद जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन आप पढ़ते हो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, उसमें आप देखते हो एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए भी वहां कामा का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके सामने ये सेंटेंस है कि कमला सेड टू मी, कमला सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग होम। अब देखो ये इन्वर्टेड कॉमा में जो पार्ट है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच। ये आपके सामने ऐसे दिया रहेगा सेंटेंस, लेकिन ये सेंटेंस गलत है क्योंकि इस पार्ट से ये जो आया ये तो स्पेशलिटी दिखा रहा है इसका। इस पार्ट से इस पार्ट को अलग करने के लिए हमें यहाँ पे कामा का यूज करना होगा। तो अभी कामा का और भी पॉइंट्स बाकी है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक था आज इतना ही है। अगले दिन फिर हम कामा को लेंगे, कामा के कुछ पॉइंट्स और स्पेशल पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स पे हम आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।